स्थापित हुआ तो बाबूजी महाराज के कार्य को आगे बढ़ाने में श्री रघुवीर प्रसाद जी का अमूल्य योगदान रहा। और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्रद्धेय श्री रघुवीर प्रसाद जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। अब हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वे मंच पर आएं और बाबूजी महाराज के साथ बिताए वक्त की कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब शाहजहाँपुर आश्रम 1976 में स्थापित किया गया तब श्री रघुवीर प्रसाद जी वहाँ उपस्थित थे और उस शुभ दिन पर, उस शुभ घड़ी में वे पूज्य बाबूजी महाराज के साथ थे। हम उनका स्वागत करते हैं। सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा 1968 में बाबूजी महाराज से पहला मिलन हुआ। उसके पहले मैंने पूजा तो शुरू कर रखी थी, लेकिन मैं ज़्यादातर हनुमान जी की पूजा करता था। मेरे घर में मैंने एक मंदिर बनवा रखा था, छोटा सा काठ का, और साथ साथ में यही भी करना शुरू किया था। बाबूजी महाराज पिंसिया गए तो 7 दिन रुके। 6 दिन तक मैंने बहुत बाबूजी से बातें की, क्वेश्चन किए, बाबूजी ये वो करते करते 6ठे दिन शाम को मेरे को ये संतुष्टि, विश्वास हो गया कि ये भी और इसका मिशन भी सही है, यानी बाबूजी और बाबूजी का मिशन भी परफेक्ट है। हनुमान जी तो परफेक्ट है ही। अब साहब उस रात पूरी रात खूब बेचैनी में गई, तुम फंस गया मैं। अब मैं तो हनुमान जी को छोड़ सकता हूँ और इनको नहीं छोड़ सकता हूँ। पूरी रात मेरी बेचैनी में गई। 7वें दिन सुबह बाबूजी महाराज ने पूजा कराई और उसी दिन उनको वापस यहाँ आना था। पूजा के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी महाराज मैं तो फंस गया। अब कल जो है मेरे को शाम को ये हो गया कि आप भी परफेक्ट हैं, आपका मिशन भी, और हनुमान जी तो परफेक्ट है ही। अब मैं दुविधा में फंस गया, वो मूर्ति पूजा, ये ध्यान पूजा, अब मैं क्या करूं? तो बाबूजी महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले बेटा दोनों पूजा चालू रखो, दोनों में जिस दिन तुमको एक ठीक लगे एक को पकड़ लेना, एक को छोड़ देना। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है। तो 27 दिन तक वही मेरा रूटीन, पहले हनुमान जी वाला पूजा पाठ जो भी करना वो किया, उसके बाद मैं ध्यान में बैठना शुरू किया, कोई चेंजिंग नहीं। 28वें दिन जो ही मैं अपनी पूजा में बैठा, 10 मिनट के बाद में अचानक यहाँ से कोई बिजली का तार चमकता हुआ यहाँ से यहाँ आया और मेरी पूरी बॉडी में एकदम आनंद भर गया। मेरी आंख भी नहीं खुल रही, जैसा लग रहा मेरी बॉडी फटेगी। बस एकदम से मैंने फिर ये हुआ कि बस अब इनको पकड़ना है। उस दिन के बाद से मैंने दूसरी तरफ देखा ही नहीं। तो फिर गाड़ी चलनी शुरू हुई, बाबूजी महाराज इधर आ गए। उसके थोड़े दिन के बाद में बसंत उत्सव था। बसंत उत्सव में मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 300 में हमारा कपड़ा पट्टी में बाबूजी के बारे में बहुत उल्टा पुल्टी अफवाह फैली हुई थी। मेरा परिवार काफ़ी बड़ा था, सभी परिवार वाले भी नाराज थे। सबके दिमाग में एक ही बैठा रखा था कि ये कोई गलत आदमी के चक्कर में फंस गया। तो मेरे को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरे नहीं फर्क पड़ा। जैसे ही बाबूजी महाराज की कृपा से मैं फर्स्ट भंडारे में आया 1969। जब भी मैं फर्स्ट में बाबूजी के घर रुका
सामने से बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी ने दिखते ही बोले बेटा आगे। मैंने कहा हाँ बाबूजी। बोले बहुत अच्छा किया। वो भंडारा मैंने देखा, मैंने एक ही पढ़ किया। मैंने कहा बाबूजी मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, भंडारे में आप हर भंडारे में मेरे को जरूर बुला लीजिए। अब देखिए उनकी कृपा से 69 से अभी तक 2 भंडारे, वो भी किसी ऐसे खास कारण से मेरे छूटे, नहीं तो मालिक हमें बुला ही देता है। यहाँ फिर भंडारे के बाद में फर्स्ट में आया तो उन दिनों में बाबूजी के यहाँ ये ठहरना होता था, खाना पीना सब वही होता था। और भाई कांचीराम जी जो शाहजहाँपुर रहते थे, उनसे मेरी चिट्ठी पत्र व्यवहार चलता रहता था। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं यहाँ 3 दिन ठहरा तो एक दिन बाबूजी महाराज दाढ़ी करवा रहे थे। मैं जहाँ बैठा था बाबूजी महाराज कोने में बैठे थे, तो अचानक मेरे मन में आया कि बाबूजी महाराज जो दाढ़ी करा के आएंगे, इनकी दाढ़ी के बाल दे के मैं इनसे जाके रखूंगा कि ये बाबूजी के बाल हैं। बाबूजी आए, मेरे सामने खड़े होकर बोले देखो भाई एक शख्स ने हमसे कहा आपकी दाढ़ी के बाल लेके जाऊंगा। तो हमने उसको मना कर दिया। हमने कहा क्यों? अरे छोड़ में क्या रखा है, बात खत्म। फिर 3 महीने के बाद मैं फिर आया। मैं हो जाएगा। तीन महीने के बाद फिर आया तो ऐसा ही सेम पोजिशन, बाबूजी महाराज नाखून कटवा रहे थे, दाढ़ी कटवा के। तो फिर मेरे मन में आया कि दाढ़ी के बाल की देर ना कर दिया, अब नाखून लेके जाऊंगा। फिर बाबूजी ने वैसे ही सामने आके फिर बोले देखो भाई एक शख्स ने हमसे कहा आपके हम नाखून ले जाएंगे, तब उसको मना कर दिया, वो भी कैंसल। तीसरी दफा फिर मैं आया तो बाबूजी महाराज अपनी घड़ी खोल के टेबल पर रख के नहाने चले गए। तो मेरी इच्छा हुई कि बाबूजी महाराज की घड़ी पुरानी हो गई है और मैं अभी बम्बई तरफ जाऊंगा तो एक घड़ी नई घड़ी ला के दूंगा। बाबूजी आए बाथरूम से, आके बोले देखो अब एक शख्स ने हमसे कहा आपकी घड़ी पुरानी हो गई, मैं नई घड़ी डालूंगा। तो हमने उसको मना कर दिया, वो भी कैंसिल। चौथी दफा मैं आया तो मेरी इच्छा हुई यहाँ एक टेप रिकॉर्ड लाके रखेंगे कि बाबूजी महाराज बहुत बातें बोलते हैं, तो वो टेप में भरेंगे तो लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस फिर बाबूजी महाराज आए घूम के, देखो भाई एक शख्स ने हमसे कहा एक टेप रिकॉर्ड लाके रखूंगा, तो हमने उसको मना कर दिया। हमने बाबूजी क्यों? अरे भाई हम तो अंडरपंड बोलते हैं, वो भरा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। वो सारा प्रोग्राम कैंसिल। अब उसके बाद मैंने एक बार क्या हुआ, एक फॉरनर लड़का, हम लोग बसंत के पहले दिन बैठे हुए थे बाबूजी के पास, एक फॉरनर लड़का बाबूजी घर से आया। बस आके बाबूजी के पास खड़ा हुआ तो बाबूजी बोले व्हाट योर नेम? तो उसने नाम माई नेम ऐसा करके वो पूरा नाम बता ही नहीं सका। तो बाबूजी बोले यस। बोले जाओ। वो वापस चला गया घर। तो बाबूजी बोले देखो बेटा कल बसंत उत्सव है, हमारी इच्छा इनसे हम स्पीच दिवाएं। तो मैं बोला बाबूजी ये नाम बताने में तो 5 मिनट लगाते ये क्या स्पीच देगा? बोले नहीं भाई हमारी इच्छा हो रही है। और दूसरे दिन भाई साहब उन्होंने 10 मिनट की स्पीच दी, एक वर्ड भी एक बार भी नहीं अटका, एकदम फटाके से। और उसके बाद में वो बीमारी सजा के ले गई। ऐसे थे मेरे बाबूजी। फिर एक बार 72 की बात, कोई सफा दिल से बोल रहा हूँ, थोड़ा बात तो ठीक नहीं है। 72 में बसंत के पहले दिन बाबूजी महाराज बैठे तो बोले देखो भाई हमने 4 कुर्ता सिमाया है और 4 पजामा सिमाया है, हम जा रहे हैं फॉरेन। तो हमने दादाजी महाराज से कहा साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं, क्या काम करेंगे?
तो लाला जी महाराज हमारी गाल पर तमाचा मारा, बोले बेवकूफ तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। तो बाबू जी की वो जो एक्टिंग थी मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा बाबू जी आप तो एकदम बेवकूफ है। देखो भाई बाहर से हो सकते अंदर से नहीं है। मतलब मैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ? तो बाबूजी महाराज हम लोगों को सिखाते थे कि पैसा का यूज, एक एक पैसा का महत्व है। एक बार 74 में बाबूजी महाराज को कलकत्ता जाना था, मेहमानी साहब के शादी में। को साथ जाने वाला है, कोई हिसाब नहीं बचता होगा। मैं पहले दिन में आया था, तो भाई कांशीराम जी मेरे को बोले कि ऐसे ऐसे बाबूजी महाराज को कलकत्ता जाना है, आप जा सकते हैं क्या? हमने कहा चले जाएंगे। तुम्हारी टिकट बनवा दी गई, बाबूजी की लोअर मेरी मिडल। ठीक शाम के टाइम में 4 बजे करीब अचानक बाबूजी बोले बेटा 1 रोटी कम खाने से काम चल जाएगा। मैं नहीं समझा, मैंने कहा बाबूजी मैं नहीं समझा। बोले देखो भाई हम 1 रोटी खाएंगे, अब तुम्हारा वाला थाली से 1 रोटी कम होने से अगर काम चल जाए तो अपने 5 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि एक थाली का दाम 5 रुपया था। मैंने कहा नहीं बाबूजी 2 ही थाली मंगवाएंगे। तो बोले भाई तुम्हारी इच्छा। ठीक हम कलकत्ता पहुंच गए। अब देखिए साहब, मेजर सौदागर सिंह थे सरदार जी, लेटी कैंप में हम लोग ठहरे थे। दूसरे दिन वहाँ से हम लोग मेहमानी साहब के घर आ रहे थे। बाबूजी आगे थे, ड्राइवर के सीट के बगल में, हम लोग 3 पीछे थे। इधर में मैं, फिर सौदागर सिंह, इधर कोई और अभ्यासी था। कलकत्ता का बीच बचा एरिया आया अंदाज, तो बाबू ऐसे मुड़ के बोले मेजर साहब अभी अभी हमने आपका हार्टिजन पार करा दिया है। अब हार्टिजन पार कराना बहुत ऊंची क्लास है। मैंने सरदार जी से इशारे में पूछा तो बोले कुछ नहीं, बात खत्म। हम लोग फिर नाश्ता पानी देने लगे, तब अचानक सरदार जी बोले अरे रघुवीर भाई अभी अभी हमको ऐसा लगा कोई चीज़ चल के यहाँ से चल के यहाँ आ गई। मैं साथ साथ बाबूजी के पास गया। मैंने कहा बाबूजी हटिन कहाँ तक है? बोले यहाँ तक। तो एक देखिए 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ किसको पहुँचा दें, जबकि वो बहुत पुराना अभ्यासी नहीं था। सौदागर सिंह मेरे ख्याल से तो मुश्किल से 4-5 वर्ष का अभ्यासी था। तो फिर उसके बाद में बाबूजी महाराज तिनसुकिया जाते थे, तो हमारे तिनसुकिया के एक गजानन गुप्ता थे, उनकी बेटे की वाइफ को कोई ऑपरेशन कारण से आधा अंग जूठा हो गया, वो बेचारी बेड में रहती थी और मुश्किल से 4-5 वर्ष की अभ्यासी थी। तो गजानन जी ने बाबूजी से कहा बाबूजी एक बार हमारे घर चलिए। तो बाबूजी गए। वो गीता बहन ऐसे लेटी हुई थी। बाबूजी पैरों की तरफ खड़े होके फिर बोले बेटा क्या नाम तुम्हारा? बोले गीता। बोले देखो गीता, ठीक तो हम तुमको कर देंगे, लेकिन तुमको एक जन्म फिर और लेना पड़ेगा। अगर तुम ये भोग भोगना चाहती हो, दोबारा नहीं आना चाहती हो, तो ये भोग भोगना पड़ेगा। बोलो तुम क्या चाहती हो? यानी उनका कहने का मतलब अगर तुमको दोबारा नहीं आना है इस दुनिया में तो ये भोग भोगना पड़ेगा। और तुम बोलोगी बाबूजी हमको ठीक कर दीजिए, तो एक बार आना पड़ेगा। तो गीता बहन बोली कि बाबूजी मेरे को दोबारा नहीं आना है। तो बोले भाई ये भोगना पड़ेगा। अब वो 4-5 वर्ष के बाद में एक्सपायर होगी। और भाई साहब क्या बताएं, जब उसकी डेड बॉडी को हम लोग ले जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये हंसेगी, इतना चेहरा खिला हुआ था उसका। तो मेरा ये बात कहने का मतलब बेटी है कि हम अभ्यासी जो
2, 4, 5 वर्ष के 7 वर्ष के अभ्यासी हैं, उनके दिल में कमजोरी आती है कि हम तो 2, 4 वर्ष से आए हैं, हम क्या तरक्की करेंगे। तो इसमें उम्र का सवाल नहीं है, इसमें दिल का प्यार का सवाल है। जितना हम दिल से मालिक को प्यार करेंगे उतनी हमारी प्रोग्रेस होगी। बहुत पुराने अभ्यासी, कभी कभी पुराने अभ्यासियों को मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं मैं इतना वर्ष का अभ्यासी, 20 वर्ष का, 30 वर्ष का अभ्यासी, अंदर से इतना प्यार नहीं है, तो उनकी पोजीशन आध्यात्मिकता में उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। तो हमें हमेशा उम्र का सवाल नहीं है, गुरु के साथ जितना हम दिल से प्यार कर सकें उतना हमको प्यार करना है। और प्यार कीजिए, ये तो बरसा रहे हैं, ये तो दे रहे हैं, देते रहेंगे, और जितना हम करेंगे उतना हम तरक्की होगी। एक बार 75 में बाबूजी मार्टिन सिया गए, उनको वापस आना था कलकत्ता। ट्रेन का टाइम था 11 बजे का। तो हम सब अभ्यासी अपनी चाय पानी 8 बजे खा के और वहाँ से निकल के आए। 9 बजे हम एयरपोर्ट पहुँच गए, क्योंकि 2 घंटा पहले पहुँचना था। वहाँ आने के बाद में और ये हुआ भी प्लेन आधा घंटा लेट, फिर 1 घंटा लेट, करते करते 10:30 बजे अनाउंसमेंट हो गया, आज प्लेन कैंसिल। तो प्लेन कैंसिल का सुन के मन में खुशी हुई कि बाबूजी 1 दिन और रुकेंगे। मैं बाबूजी के पास भाग के गया, मैं बाबूजी प्लेन कैंसिल हो गया। नहीं, फिर बाबूजी देखिए एकदम धीरे से, नहीं भाई हम कलकत्ता जाएंगे। मैंने कहा बाबूजी प्लेन कैंसिल हो गया, कलकत्ता कैसे जाएंगे? फिर बोले नहीं भाई हम कलकत्ता जाएंगे बस। और 1 घंटा हो गया, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि भाई जिसको टिकट कैंसिल करवानी हो कैंसिल करवा दे, जिसको कल की करवानी हो कल की करवा दे। तो दया भाई पटेल हमारे इंचार्ज थे, हम लोग दूर बात कर रहे थे। दया भाई की फैमिली रहती थी डिब्रूगढ़, वो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 340 किलोमीटर दूर। तो दया भाई बोले कि अभी हम लोग डिब्रूगढ़ जाएंगे, कल वापस आने में ठीक रहेगा। मैं बोला कि नहीं 300 चले। तो हम लोग आपस में दूर बात कर रहे थे और बाबूजी महाराज दूर बैठे थे। तो बाबूजी महाराज बगल में किसी अभ्यासी को कहा उन बेवकूफ़ को बुलाओ। हम लोग आए, बोल देखो भाई हम न डिब्रूगढ़ जाएंगे न 300 जाएंगे, हम जाएंगे कलकत्ता। मैं बोले बाबूजी कलकत्ता कैसे जाएंगे, प्लेन बोर्ड कोई आने वाला नहीं है। भाई नहीं भाई हमको कलकत्ता ज़रूरी काम है, हम कलकत्ता जाएंगे बस। तू बैठे अपना सिगरेट पी रहे चुपचाप। होते 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 12 बज गए। अब सब अभ्यासी अब बोल रहे हैं भाई भूख लगी, अब जाएंगे, 1-1.5 घंटा जाने में लगेगा, क्या करें। बाबूजी को पूछते हैं, बस नहीं भाई हम कलकत्ता जाएंगे। 2 बज गए। फिर मैंने कहा भाई अपना बैठो, जब भी बाबूजी कहेंगे तब चलेंगे, क्या उपाय। अब देखिए भाई साहब 2:30 बजे अचानक अनाउंसमेंट हुआ कलकत्ता से प्लेन आ रही है, 3 बजे प्लेन आएगी और 3:30 बजे वापस जाएगी। 3 बजे ठीक प्लेन आई है और उस प्लेन में सिर्फ वही बाबूजी और बाबूजी के साथ 4 लोग जो आए थे, वो 5 ही लोग गए हैं। तो जाने टाइम में सिक्योरिटी करा के जब बाबूजी जाने लगे तो बोले देखो भाई हम बोले थे हम कलकत्ता जाएंगे। अब देखिए ये बाबूजी की लीला। एक मेरे साथ में घटना बताना चाहता हूँ। में 68 के बाद 69 में गए बाबूजी। तो 69 में किसी अभ्यासी ने बाबूजी को कहा बाबूजी अपनी माँ का इकल्ला है और इसके 2 बच्चे हो के पहले एक्सपायर हो गए और आगे भी डॉक्टरों ने अभी जवाब दे दिया बच्चा नहीं होगा। ठीक, मेरे को पता नहीं किसी ने कहा। दूसरे दिन बाबूजी में दोपहर टाइम हम 2 ही थे, तो बाबूजी ने मेरे को धीरे से बुलाया, बुला के बोले बेटा बहू का कोई फोटो है। मैंने कहा हाँ बाबूजी। तो बोले हमको दिखाना। मैं रात को आके फोटो लेके और दूसरे दिन ठीक उसी तरह दोपहर को बस हम बाबूजी हम 2 ही हैं, तो मैंने बाबूजी को फोटो दिखाई।
फोटो देख के फिर बोले बेटा देखो अभी इनको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा दानी में बच्चा रोकने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में तो यही था कि मालिक जाने, कोई मेरे को दुख सुख कुछ नहीं, ठीक है जैसा मालिक जाने, बात खत्म। फिर उसके 4-6 महीने बाद में, क्योंकि मेरा हरियाणा में मेरा जाना रहता था, क्योंकि शादियाँ 2-3 शादियाँ होती थी साल में, तो शादी अटेंड करके मैं शाहजहाँपुर जाता था। और 300 से भी 1 बार 2 बार हम लोग दया भाई पटेलर हम साथ में आते थे, तो कई बार जाना होता था। तो शादी खत्म हुई, कल शादी खत्म हुई, आज जो है फिर मैंने तो अपना 2 दिन का कपड़ा छिदे में घाला। तो उस वक्त मेरे घर में पूरा विरोध था बाबूजी के नाम से, मतलब क्या क्या बातें होती पूछे नहीं। तो मैंने सोचा अगर मैं बोल के जाऊंगा तो मेरे को जाने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक ही बस आती थी और वही वापस जाती थी। गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी खूब जोर से। मैंने सोचा माँ को बुलाया कि मैं धीरे से बोल दूँ। मैंने माँ को बुलाया, मैंने कहा माँ देखिए मैं 2 दिन के लिए शाहजहाँपुर जा रहा हूँ, जाने के 2 घंटे बाद में तुम बता देना वो शाहजहाँपुर चला गया, पहले मत बताना, नहीं मेरे को जाने नहीं देंगे। तो माँ भी बेचारी सीधी थी, बोले नहीं भैया नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं माँ शाहजहाँपुर मैं जाऊँगा। तो उसने वहीं से बोला अरे शाहजहाँपुर जा रहा है। तो सब लोग जहाँ निकलने का रास्ता था, बड़ा हॉल था, सब हॉल में बैठे थे और सब हो हल्ला करने लगे बाबूजी के बारे में दटपट। मैं अपना खड़ा खड़ा चुपचाप सुनते रहा, ठेला मेरे हाथ में था। बात होते होते अचानक मेरी मौसी बोली देखो बे रघुवीर, हम तो तुम्हारे बाबूजी के बारे में कुछ जानते नहीं, अगर वो कुछ करके दिखा दे तब तो हम जाने। अचानक पता नहीं, मैंने कहा क्या चाहती हो? तो बोली भी एक बच्चा। तो मैंने कहा ठीक है 1 साल का टाइम दो, 1 साल में अगर आप चाहती हो वो हो जाए तो सब मेरे सामने पढ़ करो, मेरे बाबूजी के बारे में कभी भी एक वर्ड उल्टा नहीं बोल सकोगे। अगर नहीं हो तो फिर जैसा तुम कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। बोले ठीक है। बस हाँ किया तो मैं तो अपना वहाँ से भागा। तो बस जाती थी, वहाँ बैठने का जगह भी नहीं, ऐसे जंगल सा था। बस भी उस दिन 1 घंटा लेट आई, मेरा गर्मी से पूरा शरीर लाल हो गया। मैंने कहा वापस नहीं जाऊँगा, वापस चला गया तो आने नहीं देंगे। फिर बस आई, मतलब चरखी दादी जी गया, वहाँ बदली करनी पड़ती थी, प्यास लगी हुई जोर से। मैं बस अड्डे से मामा के दुकान में गया, मामा को मामा पानी, तो मामा ने पानी ला के दिया। तो फिर बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा शाहजहाँपुर। तो मामा भी गाड़ी पकड़ने लग गया। मैंने कहा बकते रहो। मैं तो फिर वहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली जाके इंक्वायरी किया, अभी रात को 9 बजे ट्रेन है। तो मैं टिकट लेने के लिए गया तो वहाँ लंबी लाइन। तो अचानक पता नहीं मेरे मन में आया कोई जान पहचान का आदमी मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि सुबह 5 बजे पहुँचती थी ट्रेन। अचानक परमानंद राशिवासी हमारे 300 के अभ्यासी वो लाइन में खड़े थे। मैं उसको देख के मैंने कहा तुम कहाँ जा रहा है? बोले मुरादाबाद। तो मैंने कहा शाहजहाँपुर से पहले है ना बाद में? बोले 1 घंटा पहले। मैंने कहा नहीं भाई तुम एक काम को 2 टिकट शाहजहाँपुर का ले लो और तुम शाहजहाँपुर चलो। तो बोले ठीक है तो भाई मैं 1 दिन के लिए जा सकता हूँ। मैंने कहा मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। बोला ठीक। हम दोनों चले गए शाहजहाँपुर। वहाँ हाथ धो के बाबूजी के सामने बैठे हम 2 ही। तो परमानंद जी ने कहा कि बाबूजी मेरे को मुरादाबाद जाना था और ऐसे रघुवीर मिल गया तो फिर मैं 1 दिन के लिए आया हूँ। मैंने कहा बाबूजी मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। बात खत्म। दिन भर मेरी बाबूजी से कोई चर्चा नहीं, और लोग आते थे बात करते थे, मैं सुनते रहता। रात को सो गया। परमानंद जी चले गए। दूसरे दिन सुबह मैं नहा के और जाके बाबूजी के सामने बैठा तो मैं अकेला ही था। बस मैं बैठा हुआ हूँ, अचानक बाबूजी बोले बेटा बहुत कड़ी शर्त करके आ गए। मैंने तो कोई शर्त नहीं की। मैंने कहा बाबूजी मैंने तो कोई शर्त नहीं की। नहीं बेटा 1 साल का टाइम लेके आ गए। ओ मेरी याद है,
मैंने कहा बाबूजी वो तो मैंने ऐसे यहाँ आना था। बोले नहीं भाई, अब तो प्रेस्ट्री का सवाल है। मैंने कहा बाबूजी प्रेस्ट्री होगी, मेरे को कोई मतलब, मेरे को यहाँ आना था, मैं आ गया, मेरा काम हो गया। तो बोले नहीं भाई, अल्लाह मियाँ से हम भी दुआ करेंगे, तुम भी करो। तो मैंने मन में सोचा आप जाने बात खत्म। उसके बाद दिन में भी मेरी कोई बाबूजी से चर्चा नहीं। लोग और आते थे, मैं सुनते गया। बस होते होते शाम को 7 बजे बाबूजी फिर मेरे पास आए। बोले बेटा आज जाओगे ना दिल्ली में? हाँ बाबूजी। वो देखो ट्रेन का टाइम 11:30-12 बजे का है, रात को जाने में यहाँ ठीक नहीं है, तो तुम 8 बजे यहाँ से चला जाना, हम रिक्शा करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो तुम बोले 7 बजे खाना वाना खा के 8 बजे रेडी हो जाना। ठीक, उसी ढंग से हो गया। 8 बजे मैं जाने लगा, बाबूजी के चरण छुए तो बाबूजी ने आशीर्वाद दिया। फिर बोले सुनो, जब बहू को 3 महीना हो जाए तब तुम्हारी माँ को बोलना गोल मिर्च 4-5 गोल मिर्च सेक के घी में और डेली उनको खाने में दे दे, और मेरे को लेटर देना। जिस आदमी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इनकी बच्चादानी की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, और वही मेरे को बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद में 300 के आने के बाद में, ठीक 3-4 महीने के बाद में वही सेम बात। तो फिर मैंने माँ से कहा, माँ बाबूजी ने ऐसा ऐसा कहा था और ये शुरू कर देना, और मैंने बाबूजी को लेटर लिख दिया। बात खत्म। 11.5 महीना में फिर पहला लड़का हुआ। तो सब जगह मैंने खबर भेजी। तो उस दिन के बाद से 90% विद्रोह खत्म। फिर उसके बाद में 71 में बाबूजी फिर गए थे, तो नाम भी मैंने बाबूजी से लिखवाया था, उनका हरिप्रसाद नाम निकाला था। तो उसके बाद में एयरपोर्ट पर हम लोग गए, तो मेरी कुछ इच्छा हुई कि भाई बाबूजी ने इतना बड़ा उपकार किया है, कुछ डोनेशन दूँ मैं। दया भाई को दूर ले जाके मैंने कुछ पैसे उनको दिए। मैंने कहा ये मिशन में डोनेशन दे देना। तो बहुत दूर, कम से कम 50 फुट की दूरी में। तो बाबूजी ने अचानक कहा, बोले उस बेकू को बुलाओ। मैं आया, अभी तो 3 बच्चे और देने हैं अब, और वही हुआ, 2 लड़का 1 लड़की और हुआ। तो मालिक क्या नहीं कर सकते। अब देखिए घटना आपको बताऊं। 1980 में बाबूजी के साथ में मलेशिया हमारा जाना बना। हम लोग 300 से 6 बैसी गए थे। खूब अच्छा से हम लोग का टूर हो गया। तो उस टाइम में $500 रुपये के बदले में मिलती थी। फिर 1982 में फिर पेरिस का प्रोग्राम बन गया। तो हमारे 300 के एक अभ्यासी थे गोविंद जी, उनके साथ मेरा अच्छा मेल जोल था। तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि पेरिस के प्रोग्राम के बाद स्विट्जरलैंड हॉलैंड भी थोड़ा जाएंगे। तो हमने अब वहाँ जाएंगे तो डॉलर चाहिए, और पेरिस तो बहुत महंगा देश। तो हमने बीडी महाजन 300 वाले से मैंने बात की, तो वो बोले कि ठीक है। तो उस टाइम डॉलर का दाम था 8-9 रुपया। तो बोले कितना चाहिए? मैंने कहा भाई $2-3 हज़ार चाहिए। तो बोले ठीक है मिल जाएगा। तो मतलब भाई मैं 30,000 रुपया दे के आऊँगा, आप डॉलर का इंतजाम रखना। बोला ठीक। अब साहब कोई कारण से बीडी महाजन का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो कुछ नाराज हो गए, मेरे को मालूम नहीं था। मैं रविवार को वहाँ से 300 से आया, मैंने उनको फ़ोन किया। तो बोले भाई साहब मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, आप जानो। अब मैं तो फंस गया। फिर दूसरे दिन हम लोग स्टेट बैंक में $500 लेने गए। तो बोले कि यहाँ नियम हो गया कि 5 साल के भीतर जो दोबारा जाएगा उसको $100 मिलेंगी। तो गोविंद जी पहले भी गए थे उस बार भी, तो हम लोग को $100 $200। अब $200 में क्या हो?
तो 100 डॉलर ले ली। तो मैं अचानक बैठा हुआ था, तो देवाराम भाई चावड़ा से मेरी अच्छी दोस्ती थी। अचानक वो आए, अरे रघुवीर भाई कैसे सुस्त बैठा है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा सा मेरे साथ ये कहानी होगी। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पास 300 डॉलर रखी हुई, मैं ला के देता हूँ। तो उन्होंने 300 डॉलर ला के दी। तब हम लोग का ये हुआ चलो पेरिस का काम तो अपना हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड हो लेने का तो कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक साहब, हम पेरिस चले गए। पेरिस जाने 1 हफ्ते का प्रोग्राम था। 3-4 दिन के बाद में हम लोग अपने यहाँ से जो गए थे, हम लोग बैठे थे से बात कर रहे थे। बात करते करते मैंने कहा देखो भाई, इस वक्त मैं भिखमंगे से भी डी ग्रेड में हूँ, क्योंकि भिखमंगा किसी से कुछ मांगे तो कुछ मिलेगा, यहाँ तो किसी से मांगने का भी नहीं है, किससे मांगे। तो इतना कहने के बाद मैंने कहा भी हमने अब स्विट्जरलैंड हॉलैंड का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं। अब देखिए बाबूजी महाराज का चमत्कार। बाबू भाई थे जिन्होंने मार्बल आश्रम में अपना मार्बल उन्होंने दिया था, तो बाबूजी उसको मार्बल वाले बोलते थे। बाबू भाई आए, मेरे को देख के बोले अरे रघुवीर क्या कैसे सुस्त बैठा है? मैंने कहा बाबू भाई आपके पास इलाज नहीं है। बोले क्या बीमारी है? हमने कहा ऐसा ऐसा हमारे साथ ये कहानी हुई, अब डॉलर है नहीं है और हम कैंसिल करेंगे। तो बोले कितना डॉलर चाहिए? मैंने कितना डॉलर चाहिए? यहाँ तो पैसा 1 पैसा देने के लिए नहीं है। बोले पैसा कौन मांगता है, तुम डॉलर बोलो। तो मैंने फिर अपने क्या कहते उनको पूछा, बोलो भाई तुम लोग को चाहिए क्या? तो ये लोग बोले नहीं हम लोग को नहीं चाहिए, वापस हमको इंडिया में जाना है। तो फिर मैंने गोविंद जी से बात करके मैंने कहा भाई 1000 डॉलर अगर जा सको तो एक, नहीं तो कम पे हो तो कम तो दे देना। बोले और ज़्यादा चाहिए तो बोलो। मैंने कहा नहीं 1000 डॉलर। अब उन्होंने दूसरे दिन 1000 डॉलर ला के दे दी। अब चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार। फॉरेन जैसी जगह में कोई जान नहीं पहचान नहीं। अब देखिए माजी का करामात। एक बार 74 में बाबूजी महाराज सीरियस हो गए, फिर शाहजहाँपुर से उनको लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लखनऊ हॉस्पिटल में भी इलाज होते होते और आज डॉक्टर ने कह दिया कि आज ये खत्म हो जाएंगे। तब लखनऊ के अभ्यासी भी थे और शाहजहाँपुर के भी, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। लखनऊ वाले बोले दाह संस्कार यहाँ करेंगे, शाहजहाँपुर वाले यहाँ करेंगे, शाहजहाँपुर। बात हो रही थी। अचानक होते होते बाबूजी धीरे धीरे ठीक होते होते ठीक हो गए। तो उसके 4-5 महीने बाद में बाबूजी ऐसे बैठे हुए थे, मेरे को बुलाया, बोला बेटा तुमको एक बात बताई। मेरा बाबूजी क्या? तो देखो हम पिछले दिन में बीमार पड़ गए और लखनऊ डॉक्टर ने जवाब दे दिया बेटा आज रात को खत्म हो जाएगा। तो लखनऊ वाले बोले दाह संस्कार यहाँ करेंगे और शाहजहाँपुर वाले यहाँ करेंगे। तो हमने, अब देखिए बाबूजी का बोले, हमने पैर का अंगूठा यहाँ लगा के बोले हमने यहाँ से कनेक्शन जोड़ रखा था। कलकत्ता के एक अभ्यासी को हम सेंट्रल दिन पहुँचा रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, वो लोग हमारा दाह संस्कार की बात कर रहे थे। और बाबूजी महाराज हम लोग को सिखाते थे कि एक एक पैसे का कसर लगना चाहिए। अपने ये आश्रम बनना शुरू हुआ था तो मिट्टी भरवानी थी। 2 गधे वालों को बुलाया, क्योंकि गधों से माटी भरती हो जाती थी। तो सुबह वो 2 गधे वाले आए, तो बाबूजी बोले भाई ऐसा हमको मिट्टी भरवाना है, पर गधा कितना पैसा दोगे? वो बोले बाबूजी हम 40 पैसा देंगे। बाबूजी बोले भाई हम 30 पैसा देंगे। अब 40-30 से घटते 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 वो 34 पैसा मर गए। बाबूजी बोले 33 पैसा पड़ गए। 1 पैसा के लिए काम नहीं हुआ। कई जब माथा पड़ी होके फिर वो चले गए। बोले बाबूजी हम लोग 33 पैसा हम तो नहीं गिराएंगे। वो चले गए। जाने के बाद मैंने कहा बाबूजी आप क्या तमाशा कर रखा, 1 नया पैसा के लिए आप ना कर दिया। वो देखो बेटा
4,000 गधा पड़ना है मट्टी। अगर 1 पैसा ज़्यादा लग जाए तो 4,000 पैसा ज़्यादा लगेगा। अब अपना 34 पैसा में तो फाइनल हो गया। 2 दिन के बाद ये अगर 33 पैसा में मान गए तो अपना 34 पैसा बच जाएगा, नहीं माने तो 34 तो फाइनल हो गया। अब देखिए तो 4,000 पैसे गधे का मतलब 40 रुपया हुआ टोटल। अब 40 रुपया के लिए में बाबूजी महाराज फॉरेन से आए, 100 महीने का टूर था। मेरे को ऐसे पता नहीं था कि कल आएंगे। मैं तो आज जैसे पहुंचा तो पता लगा कि बाबूजी महाराज कल सुबह दिल्ली वाली ट्रेन से आएंगे। ठीक, हम लोग स्टेशन गए, बाबूजी महाराज आए तो राम जी साहब बोल के वो चिट्ठी पत्र काम वही करते थे। तो दिन में बाबूजी बोले कि राम जी साहब को, हाँ भाई तुम एक काम करो, सब जितनी चिट्ठियाँ आई हुई है सब हमको पढ़ के सुनाओ। तो इधर राम जी साहब, यहाँ बाबूजी, इधर मैं। तो बाबूजी बोले देखो भाई, जिसका लिखत में जवाब देना है वो यहाँ रखेंगे, जिसका लिखत में जवाब नहीं देना वो वहाँ रखेंगे। वो पढ़ के बोलते गए, बाबूजी कोई लेटर यहाँ रखा, कोई वहाँ रखा। होते होते एक लेटर आया, उस अभ्यासी ने लिखा, बाबूजी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बाबूजी ये है वो है, बाबूजी की बहुत तारीफ लिख रखी, और आप पत्र का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, तो बाबूजी ने जिसका जवाब लिखित में नहीं देना था वहाँ रखा। मैंने कहा बाबूजी इसको यहाँ रखिए। बोले क्यों? मैंने बाबूजी इसका तो लिखित में जवाब देना है। बोले जो लिखा है ना सब गले से ऊपर की बात है, दिल्ली से नहीं है। अब देखिए वहाँ मालिन रहती थी, बेचारी बहुत सीधी औरत थी, बाबूजी की बहुत सेवा करती थी, बहुत ही सेवा करती थी। कभी कभी हम लोग उसको छेड़ी भी देते थे, अरे मालिन तुम्हारा बाबूजी तो बूढ़ा होके रखा है, कुछ नहीं। तो बस एकदम हम लोग पर खड़ा हो जाते, मेरे बाबूजी के बारे में एक बार बोला ठीक नहीं है। वो इतनी मतलब वफादार थी। तो उसने एक दिन पूजा नहीं की। 1982 में बाबूजी महाराज सूरज का प्रोग्राम था, हम लोग सब वहाँ गए थे। तो अचानक सुबह बैठे तो बाबूजी बोले देखो भाई अभी अभी मालिन चली गई, देखो उसका काम भी हो गया, अब बताइए। तो मालिक क्या नहीं कर सकते हैं हम। दूसरा मैंने देखा, मैं तो बाबूजी को भी खूब देखा, और भी बाबूजी के साथ में बहुत सी बातें बहुत बार हुई। चाची जी के साथ में भी मेरा खूब अच्छा संपर्क रहा, अब दादी के साथ में भी मेरी कुछ बातें हुई। तो मैं देखता हूँ बाबूजी और दादी में कोई फर्क नहीं है, वही पावर है। कोई भाई ये सोचे कि हम बाबूजी के टाइम में होते तो ये क्या जाने, ये नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ मिलना है उस टाइम आपको मिलता वो आज भी इनसे मिलेगा। आप कभी मन में ऐसा फिर मत कीजिएगा कि भाई बाबूजी होते तो बहुत अच्छा होता है। तो ये तो देखिए हमारी आध्यात्मिकता की बात है। एक बार हम लोग डिब्रूगढ़ बैठे थे, रात को बात कर रहे थे, अचानक बाबूजी भी बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो बाबूजी बोले देखो भाई आप लोग एक टाइम में एक काम करते हैं, मैं 2 काम करता हूँ। तो मैंने कहा बाबूजी आप 2 काम क्या करते हैं? बोले देखो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बोले हाँ, और अभी अभी डेनमार्क में एक अभ्यासी को हमने प्रिसेप्टर बनाया है, शकल से हमने उसको नहीं देखा है, उसने हमको नहीं देखा है। अब बताइए उस अभ्यासी को बाबूजी से कभी मिलना नहीं हुआ, शकल से उसने बाबूजी को नहीं देखा, बाबूजी ने उसको नहीं देखा, और डेनमार्क में प्रिसेप्टर बना दिया। तो
और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रघुवीर प्रसाद जी का।